साथियों, 90 डे सीरीज का आज हमारा और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि आगामी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 26 अप्रैल को होने वाला है, तो हमारे पास पर्याप्त समय है। ये 90 डे की सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भी हमारे पास समय बचा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तब आप बहुत शानदार तरीके से टेस्ट लगा पाओगे, बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगा पाओगे और साथ ही इस सीरीज में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल हैं। तो वो भी आपको जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाएंगे, करीब करीब 600-700 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाएंगे और फिर अगली जो यूनिट है वो शुरू होगी। सबसे पहले हमने यूनिट 10 शुरू की है और यूनिट 10 का ये तीसरा वीडियो है। आज हम 3 से 4 जनजातियाँ कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हम भील जनजाति को कंप्लीट कर चुके थे। बेस्ट तरीका यही है कि जैसे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो फिर इस वीडियो को 24 घंटे में एक बार फिर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। समय को बिना गवाएं हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं कभी कहता नहीं हूँ आपसे कि लाइक कर दीजिए, लेकिन आपको अपने मन से ये ठीक लगना चाहिए कि ये कोई रील वगैरह है नहीं जो आपका समय वेस्ट करे। यहाँ पर अगर आप आए हो तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। गोंड जनजाति जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, सबसे बड़ी जनजाति नहीं है, जनजाति समूह है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये मध्य प्रदेश की। इसकी हम बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भील जनजाति के पश्चात सर्वाधिक जनसंख्या गौड़ जनजाति की ही है और यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ जनजाति जो है ना वो द्रविड़ियन मूल की जनजाति मानी जाती है। इनका परिवार द्रविड़ियन परिवार है, तो गौड़ जनजाति द्रविड़ियन परिवार से संबंध रखती हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनकी जो उत्पत्ति है, गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौंड से हुई है। गोंड शब्द की उत्पत्ति कौंड से हुई है जिसका अर्थ होता है पर्वत। तो गोंड शब्द की उत्पत्ति कौंड से हुई है और जिसका अर्थ होता है पर्वत। ये द्रविड़ियन मूल की है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ जनजाति अपने आप को जो है ना, गौड़ जनजाति के लोग जो है ना अपने आप को कोयातूर या कोयतोर मानते हैं। तो कोयातूर या कोयतोर मानते हैं। तो आपको याद रखना है कि गौड़ जनजाति अपने आप को कोयतोर मानते हैं। जो 2011 की जनगणना है उसके आधार पर इनकी जनसंख्या लगभग 50 लाख है मध्य प्रदेश में लगभग, और ये कुल जनजाति जनसंख्या का जो है 33% है, 33% है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो भील जनजाति है वो कुल जनजाति जनसंख्या का 39% है और वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन जो गौंड जनजाति है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और कुल जनजाति जनसंख्या का 33% है। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह है, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, फैले हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल आधारित जनजाति समूह है। इनकी उत्पत्ति काशीराम प्रधान की कथा प्रसिद्ध है इनकी उत्पत्ति से संबंधित, और गोंड अपने आप को कोयतोर कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। आइए इनका भौगोलिक विस्तार देखें तो 2011 की अनुसार इनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 33% है, 33% है, आपको याद रखना है। इनकी साक्षरता दर की बात करें तो 60.1% इनकी साक्षरता दर है। 60.1% गौड़ जनजाति की साक्षरता दर है। सर्वाधिक गौड़ जनजाति की जनसंख्या आपको छिंदवाड़ा में मिलेगी। सर्वाधिक गौड़ जनजाति की जनसंख्या जो है वो छिंदवाड़ा में है। वहीं जब हम भील जनजाति पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सबसे अधिक भील जनजाति की जो जनसंख्या है वो धार जिले में है। इनका भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में देखने को मिलेंगे। नर्मदा घाटी के दोनों ओर जितने भी जिले पड़ते हैं सभी में गौड़ जनजाति देखने को मिलेगी। जैसे छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया, बालाघाट हो गया, मंडला हो गया, टिंडोरी हो गया, इन जिलों में ये देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त भी ये बैतूल, नर्मदापुरम, पांडुरना, शहडोल, सागर, दमोह, सतना, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन और नरसिंहपुर में भी ये देखने को मिलेंगे। इनकी उपजातियों की बात करें तो लगभग इनकी 30 उपजातियां हैं। कितनी? 30 उपजातियां हैं, लेकिन हमें 30 तो याद रखनी नहीं है, हमें इनका वर्गीकरण जरूर याद रखना है। इनका वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है।
इनकी जनजातियों का, इनकी जो उपजातियां हैं, इनका वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। एक तो वर्गीकरण है व्यवसाय के आधार पर और एक है निवास के आधार पर। पहले निवास के आधार पर देखते हैं। निवास के आधार पर या संपत्ति के आधार पर भी इसको कहा जाता है। तो जो पहला वर्गीकरण है निवास के आधार पर, इसको संपत्ति के आधार पर भी माना जाता है। राजगौड़, कुलीन या अधिक संपत्ति वाले, कुलीन भूस्वामी और अधिक संपत्ति वाले जो है ना, उनको राजगौड़ कहा गया है। और धुरगौड़ जो है ना, ये सर्वसाधारण वर्ग है, कम संपत्ति वाला वर्ग है धुरगौड़, गौड़ जनजाति में। एक होता है मारिया गौड़, विशेष जनजाति वर्ग, पिछड़ी जनजाति वर्ग जो है ना गौड़ जनजाति में, उसे मारिया गौड़ कहा गया है। तो संपत्ति के आधार पर या निवास के आधार पर तीन याद रखने हैं, राजगौड़, धुरगौड़ और मारिया गौड़। वहीं जो व्यवसाय के आधार पर है, ओझा, ये पंडित या तंत्रिकाओं से संबंधित काम करते हैं। तांत्रिक क्रियाएं करने वाले जो ओझा हैं, वो एक इनकी उपजाति है गौड़ जनजाति की ओझा। एक उपजाति है अगरिया, बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोहे का काम किया करते हैं। लोहे का काम करने के कारण इन्हें अगरिया कहा गया। एक होते हैं प्रधान, पुजारी, पूजा पाठ करने वाले गौड़ों को प्रधान कहा जाता है। और सोलाहस, बढ़ई का काम करने वाले गौड़ हैं जो, उनको सोलाहस। और कोयला भूतिस, जो नाचने गाने का काम करते हैं, उनको कोयला भूतिस कहा जाता है। देवगुड़ी के आधार पर गौड़ 62 गोत्र हैं गौड़ों के। तो गौड़ों के टोटल गोत्र 62 हैं। राजगौड़ के 18 गोत्र हैं, जिन्हें दूधा भाई कुर कहते हैं। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने गोत्र हैं, क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको बस इनका वर्गीकरण याद रखना है कि इनकी उपजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इनकी उपजातियां 30 के आसपास हैं, लेकिन आपको निवास के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर इनका जो वर्गीकरण है उसको याद रखना है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। राजगौड़ जो अधिक संपत्ति वाले होते हैं, कुलीन वर्ग है, भूस्वामी, इनके पास स्वामी संपत्ति है। धुरगौड़ जो संपत्ति नहीं रखते हैं, सर्वसाधारण है। और एक होता है मरिया गौड़ जो अत्याधिक पिछड़े हुए हैं। ओझा पंडित एवं तंत्रिक का संबंधी काम करते हैं। और अगरिया लोहे का काम, प्रधान पुजारी पूजा पाठ का काम, सोलाहस जो है वो बढ़ाई का काम करते हैं। और कोयला भूतिस नाचने गाने का काम करते हैं। इनकी सामाजिक संरचना की बात करें तो गौड़ समाज पितृसत्तात्मक समाज है और पंचायत का मुखिया जो है वो इनमें मुकद्दम होता है। मुकद्दम की सहायता के लिए एक कोटवार होगा। तो देखो इनकी सामाजिक संरचना कुछ ऐसी है कि ये पितृसत्तात्मक समाज है। तो पितृसत्तात्मक समाज है, पहली बात तो यही याद रखनी है आपको कि ये समाज जो है इनका पितृसत्तात्मक है। दूसरा आपको याद रखना है कि इनकी पंचायत का प्रमुख होता है मुकद्दम। मुकद्दम याद रखना है। मुकद्दम की सहायता के लिए होगा कोटवार। मुकद्दम की सहायता के लिए गौड़ जनजाति में कौन होता है? कोटवार होता है। एक व्यक्ति होता है जो तांत्रिक क्रियाएं करता है ना, वो ओझा है। कौन है? ओझा। उसे ओझा भी कहा जाता है। साथ ही आपको याद रखना है उसको गुनिया भी कहा जाता है, जो कि आप जानते होंगे आमतौर पर। गुनिया या बरुआ, बरुआ भी कहा जाता है। गुनिया और बरुआ कहा जाता है। ओझा भी इन्हीं को कहा जाता है। जैसे हमने देखा था कि जो भील जनजाति है वो अत्यधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है, उसी प्रकार जो गौंड जनजाति है ना, गौंड जनजाति अत्यधिक गुदना प्रिय जनजाति है। इनको गुदना गुदवाने का प्रचलन होता है। गौंड जनजाति का एक युवा ग्रह होता है जिसे घोटुल कहा जाता है। इनका जो युवा ग्रह होता है उसको घोटुल कहा जाता है। तो गौंड जनजाति का जो युवा ग्रह है उसको घोटुल कहा जाता है। और गौंड जनजाति की उपजाति प्रधान शाखा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। इनकी जो उपजाति है प्रधान, गौंड जनजाति की उपजाति प्रधान, ये सबसे अधिक शिक्षित है। करीब करीब 70% जनसंख्या प्रधान जनजाति की शिक्षित है। तो ये बहुत अच्छी बात है। गौंड जनजाति की सर्वाधिक शिक्षित उपजाति जो है वो प्रधान है। आइए अब हम अपने नोट्स पर आते हैं। परिवार पितृसत्तात्मक देखने को मिलेगा। परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है। द्वितीय स्थान मालकिन दादी के रूप में। अन्य सदस्य में संयुक्त परिवार होता है तो सभी लोग होते हैं, माता पिता, दाऊ दाई, बड़ी बहन, दीदी, छोटी बहन, ये सब होते हैं। गौड़ पंचायत की बात करें तो मुखिया मांझी या देशमुख या मुकद्दम होता है। और उसके पश्चात जो है ना देवान लिखाई। तो पंचायत का प्रमुख मुकद्दम ही होता है।
ग्रामीण पंचायत में मुखिया जो है वो मुकद्दम होता है। तो दो प्रकार की पंचायतें याद रखनी है। गौड़ जनजाति में दो प्रकार की पंचायतें होती हैं, एक तो होती है ग्रामीण पंचायत और एक होती है गौड़ पंचायत। गौड़ पंचायत का मुखिया अलग है, माझी होता है, और ग्रामीण पंचायत का मुखिया जो है वो मुकद्दम होता है। इनकी सहायता के लिए कोटवार होता है और गुप्त सूचना को मुखिया तक पहुंचाने का काम देवान करता है। आवास जो है अतिथियों हेतु इनमें ये बंगले का निर्माण करते हैं। अधिकांशतः इनका आवास आपको पर्वतों के आसपास देखने को मिलेगा, पर्वतों के आसपास ही निवास करते हैं। इनका प्रिय पेय पदार्थ जो है ना वो पेज है, जो मोटे अनाज एवं कंदमूल से बना होता है, और महुआ को ये देव अन्न के रूप में मानते हैं। तो महुआ के बारे में भी याद रखना है कि महुआ को देव अन्न के रूप में मानते हैं। गुनिया बरुआ ये तांत्रिक क्रियाएं करता है, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका अन्य नाम पंडा होता है। सांस्कृतिक परंपराओं की बात करें तो जन्म घर में दाई के द्वारा जन्म होता है। अब खैर अब हॉस्पिटल में भी जन्म होने लगा है ना। नरावंश प्रथा इनमें प्रचलन है। जन्म के 6वें दिन ध्रुव तारा दिखाने की प्रथा है, और 12वें दिन जो है वो नामकरण किया जाता है। मृत्यु संस्कार की बात करें तो अग्नि दाह एवं दफनाने दोनों की ही परंपरा है। कुछ विभिन्न प्रकार की प्रथाएं इनमें प्रचलित हैं, जैसे 10 मानी या 10 गाथा प्रथा। मृत्यु के 10 दिन बाद जो है वो 10 मानी होती है। मृत्यु के 10वें दिन नवाखानी, पितरों की पूजा का त्यौहार नवाखानी है। पाटो प्रथा, विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियां पहनाते हैं, उसको कहलाती है पाटो प्रथा। मोरदान, 10 मानी प्रथा के दौरान मृत्यु दान के रूप में वस्तु देना मोरदान कहलाता है। क्या होता है, जब किसी की मृत्यु होती होगी तो 10 दिन बाद 10 मानी होती, उसके बाद जो दान होता है ना उसको ही 10 मोरदान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो गौड़ जनजाति है उसके जो प्रमुख देवता हैं बड़ादेव। गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं बड़ादेव। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु और जन्म का कार्य वही करते हैं। किसी को जन्म देना है या मृत्यु देना है वो बड़ादेव का ही कार्य है। और बड़ादेव से संबंधित एक कहानी मैंने पिछले वीडियो में आपको सुनाई थी। गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो धार्मिक विश्वास में टोटम का अत्यंत महत्व है। तो एक कोई होता होगा कुछ टोटम का इनमें अत्यधिक महत्व है। नृत्य की बात करें, गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्यों की बात करें तो कर्मा इनका प्रमुख नृत्य है। कर्मा जो कि सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। कर्मा प्रमुख एवं स्त्री प्रधान नृत्य है। कर्मा गौड़ जनजाति के कर्मा नृत्य स्त्री प्रधान है। इसके अलावा कर्मा के अलावा जो है ना सुआ, सजनी, दीवानी, कहरवा, बिरहा, सैला और भड़ौनी। सैला, गेंडी, कर्मा, बिरहा, सजनी, सुआ नृत्य ये सब जो है ना ये गौड़ जनजाति के नृत्य हैं। कर्मा मध्य प्रदेश के गौड़ और बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो कर्मा जो है वो गौड़ जनजाति का भी नृत्य है और बैगा जनजाति का भी नृत्य है। आपको देखने को अभी जब बैगा जनजाति देखेंगे तब मिलेगा। कर्मा नृत्य में क्या होता है कि गीत कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और कर्मा नृत्य जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला पहला लोक नृत्य बन गया है कर्मा। तो इनके आपको नाम बस याद रखने हैं। कौन कौन से? कर्मा, सुआ, सजनी दीवानी, कहरवा और बिरहा। इसकी ट्रिक दी गई है यहाँ पे, तो आप इसको याद कर सकते हो अगर चाहो तो। सुआ, सजनी दीवानी, कहरवा, तुम्हारा बिरहा, सैला भड़ौनी। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। इनके गान की बात करें तो गायन में पंडवानी गीत गौड़ जनजाति का प्रमुख है। भीम की महत्ता का वर्णन होता है। नरडोहा गीत बारात के जाते समय बर को तैयार होते समय गाया जाने वाला गीत नरडोहा है। और जस गीत बूढ़ा देव के लिए गाया जाने वाला बड़ाई एवं यशगान संबंधी गीत है जस गीत। तो गीत में आपको इसके अलावा पडवानी, नरडोहा, जस गीत, इसके अलावा आपको गीतों में याद रखना है दादरिया, नोरडोहा, सैला भड़ौनी गीत और सजनी फाग भी ये गाया करते हैं। पर्व उत्सव त्यौहार की बात करें तो इनके प्रमुख त्योहारों में मेघनाथ त्यौहार
मड़ई त्योहार, लारू काजा पर्व, छेरटा, बिदरी और बकपंथी। कौन कौन से बोले मैंने? मेघनाथ, मड़ई, लारू काजा, छेरटा, बिरदी और बकपंथी। मड़ई नृत्य जो है ना, मड़ई नृत्य मंडला और डिंडोरी में मनाया जाने वाला पर्व है। ग्राम देवता की आराधना से संबंधित है ये। और जो नवाखानी नृत्य है, नवाखानी पर्व है, जो पर्व नवाखानी पर्व गणेश चतुर्थी से भाद्र पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। धान की फसल पकने के समय नई या नवी खानी पर्व जो है वो मनाया जाता है। कुल देवी की इसमें पूजा की जाती है। एक होता है बींदनी या बिबरी, बादल पूजा होती है इसमें। एक होता है बकबक, जिसे बकबंदी भी कहा जाता है पर्व। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है बकबक या बकबंदी। लारू काजा जो है ना, नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और लारू काजा जो सुअर होता है ना, विवाह का प्रतीक माना जाता है सुअर को। इसमें सुअर की बलि दी जाती है। लारू काजा पर्व में सुअर की बलि दी जाती है। हर दिल या हर ढीली पर्व भी मनाते हैं ये। बैलों को हलों से ढील देने के कारण ये पर्व मनाया जाना शुरू हुआ। खरीफ फसल बोने के समापन पश्चात माना जाता है कि खरीफ की फसल बोई गई तो अब बैलों का हल में कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको ढील देते हैं, है ना, मतलब छोड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हर ढीली। एक होता है छेरटा, बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है ये त्यौहार। आइए गौड़ जनजाति के देवी देवताओं की बात करते हैं। तो धमसेन देव खंबा रूप से बड़ा देव के पास स्थित होते हैं। धमसेन देव नारायण देव बड़ा देव जन्म मृत्यु के निर्माण करता है। ऐसा माना जाता है गौड़ जनजाति में कि बड़ा देव ही सृष्टि के निर्माता है। इनका स्थान आपको पूर्व दिशा में देखने को मिलेगा और ये सफ़ेद घोड़ा पर सवारी करते हैं बड़ा देव। ठाकुर देव की भी ये पूजा करते हैं। ग्राम के बाहर वृक्ष के नीचे ठाकुर देव की स्थापना होती है और ऐसा माना जाता है कि ये ग्राम की रक्षा करने वाले देवता हैं। दूल्हा देव मुख्य देवता हैं इनके। नागेश्वर देव सर्प एवं नाग की पूजा। खैर खूट मुठिया देव को भी ये पूजा करते हैं, जो गायों की रक्षा करते हैं। शारदा माई, गंगाई माई, बंजारिन माई, शीतला माई और चेरंगा माई की भी ये पूजा करते हैं। जो चेरंगा माई हैं वो पशु बीमारी हेतु इनकी पूजा की जाती है ताकि उनकी रक्षा की जा सके। खैर माई की भी पूजा करते हैं। मरही देवी, फसलाई देवी और बूढ़ी माई की भी पूजा करते हैं। जो जनजातियां होती हैं ना, वो बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते हैं और वो मानते हैं कि जो देवी देवता है ना, वो किसी न किसी चीज़ से उनकी रक्षा करते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सृष्टि में वास्तव में कोई सृष्टि का रचयिता है या ये ऑटो कंट्रोल मोड पर है और ये ऑटोमेटिक काम वर्क कर रही है? मतलब कहने का ये है कि आपको क्या लगता है कि इस सृष्टि को किसी ने रचा है, इस सृष्टि में कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है, या फिर ऐसे ही नॉर्मल ये ऑटो मोड पर है? गौड़ जनजाति के जो विवाह संस्कार हैं इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है। अर्थात जैसे भील जनजाति में एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, उसी प्रकार गौड़ जनजाति में भी एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। विधवा विवाह एवं बहु विवाह इनमें प्रचलन है और अंतरा विवाह एवं बहिर्विवाह के नियमों को कठोरता से माना जाता है। इनमें एक विवाह होता है दूध लौटावा विवाह, ये सर्वाधिक प्रचलित है। क्या होता है, भाई बहन की संतानों के मध्य जो विवाह होता है ना, उसको दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। प्रीति विवाह, वधू मूल्य अनिवार्य है। जब कोई प्रीति विवाह होता है ना, उसमें वधू मूल्य, प्रीति विवाह एक प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि प्रेम विवाह हुआ करता होगा, उसमें वधू मूल्य अनिवार्य है। इनकी जो घोटुल प्रथा है गौड़ जनजाति में, घोटुल प्रथा शुरुआत इसकी लिंगों द्वारा की गई थी और अविवाहित युवक एवं युवतियों की एक संस्था होती है जिसमें विवाह पूर्व प्रणय या यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है। और विवाह में मंडप गाड़ने की प्रथा को मांगर माटी कहा जाता है। जो गौड़ जनजाति है उसमें विवाह में मंडप गाड़ने की प्रथा को मांगर माटी कहा जाता है। घोटुल प्रथा आपको याद रखनी है, साथ ही इनका जो युवागृह है उसको भी घोटुल कहा जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। एक विवाह है इनमें पढ़ौनी विवाह, लड़की द्वारा बारात ले जाई जाती है तथा दूल्हे को विदा कराकर लड़की के घर लाया जाता है, उसको पढ़ौनी विवाह कहा जाता है। मतलब विवाह बारात लेके यहाँ लड़का नहीं जा रहा है, लड़की जा रही है पढ़ौनी विवाह में।
एक होता है बलात् विवाह, बलपूर्वक लड़की से विवाह, हल्दी छींट क्रिया द्वारा, बलात् विवाह कहा जाता है उसको, बलपूर्वक। हठ विवाह, लड़की को भगाकर राजी बाजी से विवाह किया जाता है, इसका अन्य नाम भगेली विवाह भी होता है, इसको हठ विवाह के नाम से जाना जाता है। चढ़ विवाह, बर बारात लेकर आता है तथा विवाह करता है, उसको चढ़ विवाह, और लड़की बारात लेकर जाती है जब, तो उसको पढ़ोनी विवाह कहा जाता है। पोलीथर विवाह, अपहरण विवाह का स्वरूप है पोलीथर विवाह। पाय सूत्र विवाह भी कहा जाता है, इसमें लड़का जो है वो लड़की को अपहरण कर लेता है। सेवा विवाह, अन्य नाम इसका लमझना है। इसमें क्या होता है कि बधू मूल दूध बंद ना चुकाने की स्थिति में लमनाई जो बर होता है वो ससुर के यहाँ जाकर सेवा करता है। बर को घर जमाई भी कहते हैं, तो ये घर जमाई बन के रहता है और अपने ससुर की सेवा करता है, तो उसको सेवा विवाह कहा जाता है। आर्थिक जीवन देखें तो गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है और अभी भी कृषि ही है। गौड़ों द्वारा की जाने वाली कृषि को झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि बारी कहा जाता है, आपको याद रखना है। जैसे जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि करते हैं और उसको बारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। तो ये शब्द पूछा जा सकता है आपसे। गौड़ जनजाति के जो लोग हैं वो वनों की उपज का भी संग्रह करते हैं और वो भी उनके रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ पेज, एक पेय पदार्थ का नाम है पेज, इनका प्रिय पदार्थ है, इनको बहुत प्रिय है। और गौड़ों का जो मोहल्ला है उसको टोला कहा जाता है। गौड़ों के मोहल्ले को टोला कहा जाता है। जैसे भील जनजाति का जो मोहल्ला था उसको फाल्या कहा जाता था, लेकिन जो गौड़ जनजाति का मोहल्ला है उसको टोला कहा जाता है। गौड़ जनजाति के आर्थिक जीवन में प्रधान व्यवसाय कृषि है। इनका प्रतीक हल है। कृषि को बारी कहते हैं। 2 फसलें उगाई जाती हैं, सियारी स्याले सर्दी में काटे जाने वाली जैसे धान कोदो कुटकी, और दूसरी है उनहारी यूनाला गर्मी में काटी जाने वाली जैसे गेहूं चना। हर बारी खेती, बैल ना होने के कारण की जाने वाली फसल को हर बारी खेती कहा जाता है। आइए गौड़ जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। अब देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बुक के अलावा किसी और बुक को आपको पढ़ना चाहिए या कुछ भी, तो आप पढ़ सकते हो निश्चित रूप से, लेकिन इसमें जितना कंटेंट है उसके साथ जो बोलते बोलते मैं अलग से कंटेंट जोड़ता हूँ, उससे आपकी सिलेक्शन तक की बुक, निर्माण आईएएस की बुक, दर्पण सिविल सर्विसेज के बुक, आकार आईएएस के नोट्स सभी कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि मेरे सामने इस समय सभी प्रकार की बुक्स और कंटेंट हैं और मैंने उनको रीड करने के बाद, उनको तैयार करने के बाद, अच्छे से जब कंटेंट तैयार हो गया उसके बाद मुझे लगा कि ये पीडीएफ के रूप में यूज करना है और कंटेंट आपको सारा का सारा पढ़ाया जाना है। तो जितना इस पीडीएफ में आपको कंटेंट दिखता है ना, उससे कहीं अधिक कंटेंट आपको मिलता है। तो आपको पेन कॉपी साथ लेकर बैठना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, फैक्ट है जो लिखना चाहिए, तो आप लिख सकते हो, या फिर फर्स्ट बार आप क्लास को देख सकते हो और जब रिवीजन करो तो दोबारा से इसके नोट्स बना सकते हो। गौड़ जनजाति के लोग बड़ा देव को किस रूप में मानते हैं? तो भगवान शंकर के रूप में मानते हैं बड़ा देव को। गौड़ अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो लिंगा देव से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। लिंगा देव की पूजा को क्या कहते हैं? तो कोया पुनेम कहा जाता है। जो लिंगा देव है उनकी पूजा को कोया पुनेम कहा जाता है। गौड़ जनजाति में जो गौड़ों का पुजारी होता है उसे देवरी कहा जाता है। और गौड़ के परंपरागत पुरोहित कौन है? तो बैगाओं को गौड़ों के परंपरागत पुरोहित माना जाता है। अधिकांशतः गौड़ किस धर्म को मानते हैं? तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं। बैरियर एल्विन की पुस्तक का नाम क्या है? तो द मुरिया एंड देयर घोटुल, मुरिया और उनका घोटुल बैरियर एल्विन की पुस्तक है। गौड़ों की पहेलियों को क्या कहते हैं? तो गौड़ों की जो पहेलियां हैं उनको धंधा कहा जाता है। गौड़ जनजाति के युवा ग्रह को घोटुल कहा जाता है। गौड़ जनजाति का जो युवा ग्रह है उसको घोटुल कहा जाता है। गौड़ी शब्द को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में कब शामिल किया गया? तो 2019 में जो है ना, गौड़ी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। गौड़ों की मुख्य भाषा क्या है? तो गौड़ी डोरली है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। गौड़ वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4। गौड़ जनजाति के अनबद्ध वाद्य कौन से हैं? तो मादर, टिमकी, सिंह बाजा और नगाड़े। वहीं गौड़ जनजाति के तंतु वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो तमूरा,
चिकारा, किंदरी और बाना। गौड़ जनजाति के स्वरबाध कौन से हैं? तो फूंक कर बजाने वाले, जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया और अलगुजा। गौड़ जनजाति के धनबाद, तालबाद कौन से हैं? तो मंजीरा, खरताल, ठिसकी, चुटकी और झांस। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि उनके तंतु या तार वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो तमूदरा, चिकारा, किंदरी और बाना। साथ ही ये अलगोजा याद रखना है, जो मुंह से बजाया जाता है, एक स्वर वाद्य यंत्र है। डिगना कला क्या है? तो गोबर तथा मिट्टी से बनी त्रिकोणीय और ज्यामितीय चित्र जो होता है ना, उसको डिगना कला कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इनकी चित्रकला में गौड़ चित्रकला को जनगढ़ कलाम, प्रधानगढ़ चित्रकला, डिगना कला और पाटनगढ़ चित्रकला के नाम से जाना जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो आप इसको लिख भी सकते हो। गौड़ चित्रकला को जनगढ़ कलाम, प्रधान चित्रकला, डिगना कला और पाटनगढ़ चित्रकला के नाम से जाना जाता है। जो डिगना कला होती है उसमें गोबर तथा मिट्टी से बनी त्रिकोणीय और ज्यामितीय चित्र जो है वो शामिल होते हैं। घोटुल में भाग लेने वाले लड़के लड़कियों को क्या कहते हैं? तो उनको छेलिक कहा जाता है। जो घोटुल में भाग लेते हैं ना लड़के लड़की, उनको छेलिक कहा जाता है। घोटुल में भाग लेने वाले लड़की को मोतियारी कहा जाता है, लड़की को मोतियारी, और जो लड़का होता है उसको छेलिक कहा जाता है। मंडवा तरपौनी क्या है? मंडप लाने वाले को दारू देना मंडवा तरपौनी कहलाता है। मंडप लाने वाले को दारू दी जाती है, उसको मंडवा तरपौनी कहा जाता है। मंडवा तरी विवाह, गौंडों द्वारा मंडप में 3 तरह के विवाह करना मंडवा तरी विवाह कहलाता है। तो ये थी हमारी गौंड जनजाति। आई होप कि आपको गौंड जनजाति कंटेंट जो है वो समझ पड़ा होगा। इसका आप रिवीजन कर लेना। लेकिन अभी इसके बाद हम किस जनजाति को देखने वाले हैं? बैगा जनजाति को इसी वीडियो में अभी हम देखेंगे। उससे पहले एक बार गौंड जनजाति का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें गौंड जनजाति के सारे फैक्ट याद हो जाएं। तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा बस। गौंड जनजाति, जो गौंड शब्द है उसकी उत्पत्ति कौंड से हुई है। किससे? कौंड। उसकी उत्पत्ति हुई है कौंड से, और इसका अर्थ होता है पर्वत। तो गौंड शब्द का अर्थ हुआ पर्वत। गौंड जनजाति जो है वो द्रविड़ियन मूल की है। किस मूल की है? द्रविड़ियन मूल की। मध्य प्रदेश की सेकेंड लार्जेस्ट जो है ना ट्राइब से। साथ ही ये अपने आप को जो है वो कोयतोर मानते हैं। क्या मानते हैं? कोयतोर मानते हैं अपने आप को। कोयतोर बोलना इनको पसंद होता है। मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 50 लाख है। कितनी है? 50 लाख है। और प्रतिशत में देखें तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का ये 33% है। कितना है? 33% है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आधारित जनजाति समूह है। ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश है उसके दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में देखने को मिलेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी निकली है उसके दोनों साइड जितने भी जिले पड़ते हैं ना, उनमें देखने को मिलेगी। जैसे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, पांडुरना, शहडोल, सागर, दमोह, सतना, खंडवा, खरगोन। यहाँ पर आपको गौंड जनजाति देखने को मिलेगी। फिर हमने देखा कि गौंड जनजाति की लगभग 30 उपजातियाँ हैं। कितनी हैं? 30। जैसे प्रधान हो गया, है ना, प्रधान, ओझा, अगरिया, सोलाहस, कोयला भूतिस, राजगौड़ और धुरगौड़। इनको हमने 2 भागों में बांटा, व्यवसाय के आधार पर और संपत्ति के आधार पर। प्रधान जो होते हैं ना, प्रधान, ये क्या करते हैं? पूजा पाठ करने वाले हैं। पूजा पाठ करने वाले गौड़ होते हैं। एक जो ओझा होते हैं, ओझा, ये तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित हैं ओझा। अगरिया जो है ना, अगरिया लोहे का काम करते हैं। और जो सोलहस हैं, ये बढ़ई का काम करते हैं। किसका? बढ़ई का काम समझते हो? बढ़ई का काम करते हैं। और जो कोयला भूतिस हैं, जो कोयला भूतिस होते हैं ना, ये नाचने गाने का काम करते हैं। इसके अलावा संपत्ति के आधार पर भी हमने इनको बांटा था। एक होते हैं राजगौड़, इनके पास संपत्ति होती है। और एक होते हैं धुरगौड़, ये इनके पास संपत्ति नहीं होती है। धुरगौड़ के पास ये संपत्ति नहीं होती, या फिर कम संपत्ति होती है।
जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा इनकी सामाजिक संरचना कि इनके परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं और परिवार के वृद्ध सदस्य जो होता है वो परिवार का मुखिया होता है। इनमें दो प्रकार की पंचायतें देखी हमने, एक देखी थी गौड़ पंचायत, दो प्रकार की पंचायतों को देखा हमने, जिनमें एक पंचायत थी गौड़ पंचायत और एक पंचायत थी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है मुकद्दम। कौन होता है? मुकद्दम। और जो गौड़ पंचायत होती है, गौड़ पंचायत का प्रमुख होता है जो प्रधान था वो, तो वो गौड़ पंचायत का प्रमुख होता है। हमने देखा कि एक व्यक्ति होता है गुनिया, जो तांत्रिक क्रियाएं करता है, जिसे ओझा भी कहा जाता है। गौड़ जनजाति गुदना प्रिय जनजाति है, इनकी एवाग्रह को घोटुल कहा जाता है। इनकी सर्वाधिक शिक्षित जो शाखा है वो प्रधान है। कौन सी है? प्रधान सर्वाधिक शिक्षित शाखा है, लगभग 70% व्यक्ति इसके शिक्षित हैं। जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि इनमें जो विवाह पद्धति है, दूध लौटावा विवाह, लमसेना विवाह। लमसेना विवाह लड़के द्वारा लड़की के घर में सेवा देना लमसेना विवाह कहलाता है। पठौनी विवाह देखा हमने। पठौनी विवाह में क्या होता है कि जो लड़की होती है वो बारात लेके जाती है लड़के के घर। दूध लौटावा विवाह में क्या होता है? दूध लौटावे में ऐसा होता है कि जैसे मामा बुआ की जो लड़के लड़की होते हैं वो उनका आपस में विवाह कर देना दूध लौटावा विवाह कहलाता है। पाय सोतुर विवाह देखा हमने, इसको अपहरण विवाह कहा जाता है। पाय सोतुर, पाय सोतुर विवाह को अपहरण विवाह कहा जाता है। हट विवाह, बलात् विवाह और परिवीक्ष विवाह भी होता है। गौड़ जनजाति में वधू मूल्य का प्रचलन है, ये भी हमने देखा। फिर हमने इनकी भाषाओं को देखा। ये गोंडी भाषा को बोलते हैं, गोंडी भाषा इनकी प्रमुख भाषा है। इसके अलावा डोरली भाषा भी इनकी प्रमुख भाषा है, डोरली भाषा। हल्बी भी याद रखनी है आपको, हल्बी भी इनकी भाषा है। इनके पर्व में मेघनाथ पर्व आपको याद रखना है, मड़ई, लारू काजा, छेरटा, बिदरी और बकबक या बकपंथी पर्व जो है वो याद रखने हैं। प्रमुख नृत्यों में आपको याद रखना है सेला, सेला याद रखना है। गेंडी आपको याद रखना है, गेंडी नृत्य है ये, है ना। कर्मा नृत्य याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है कर्मा। कर्मा गौड़ जनजाति और बैगा जनजाति दोनों द्वारा किया जाता है। एक याद रखना है आपको बिरहा, बिरहा नृत्य याद रखना है। सजनी नृत्य याद रखना है, सुआ नृत्य याद रखना है। ये सारे नृत्य आपको याद रखने हैं। प्रमुख गीतों में जो है ना, इनके गीतों में नोह डोरा याद रखना है सबसे पहला, नोह डोरा बहुत महत्वपूर्ण है इनका गीत, ये नोह डोरा। सेला भड़ौनी गीत याद रखना है, सजनी गीत, फाग गीत और दादरिया, दादरिया भी प्रमुख है। इसके बाद हमने देखा था इनकी चित्रकला संबंधी, तो इनकी चित्रकला को जनगढ़ कलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनगढ़ कलाम कहा जाता है। ये याद रखना है कि इनकी चित्रकला को जनगढ़ कलाम कहा जाता है। इनमें प्रधान चित्रकला भी प्रचलित है, प्रधान चित्रकला। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण डिगना चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? तो आप आंसर करोगे गौड़ जनजाति में। पाटनगढ़ चित्रकला, देखो क्या है, पाटनगढ़ एक गांव है, वहाँ वो चित्रकारों के लिए जाना जाता है। जब हमने गौड़ जनजाति की आर्थिक स्थिति की बात की तो हमने देखा आर्थिक स्थिति में कि गौड़ जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इनकी कृषि को बारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारी कहा जाता है। साथ ही आपने ये भी सुना कि ये वनोपज भी का भी संग्रह करते हैं, वह भी उनका एक जो है ना आय का साधन है। इनके मोहल्ले को टोला कहा जाता है, इनके मोहल्ले को टोला कहा जाता है। तो गौड़ जनजाति का जो मोहल्ला होता है उसको टोला कहा जाता है। गौड़ जनजाति के धार्मिक विश्वास में टोटम का अत्यधिक महत्व है। टोटम मतलब होता है टोटका टाइप का, ये कुछ है ना। और इनके प्रमुख देवता में बड़ा देव, ठाकुर देव। ठाकुर देव एक प्रकार से ग्राम देवता होते हैं जो ग्राम के बाहर विराजे में होते हैं। नारायण देव और लोहासुर। अगर यह जनजाति के देवता होते हैं लोहासुर, जो ऐसा माना जाता है कि वो जो लोहे की भटिया होती है ना, सॉरी आग की भटिया, उसमें निवास करते हैं। दूल्हा देव गौड़ों के प्रमुख देवता हैं। खैर माता भी देवता है। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। साथ ही हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को देखा था, और हमें आपको यह भी बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गौड़ पेंटिंग है, गौड़ पेंटिंग है, जो गौड़ पेंटिंग है, इसको जीआई टैग दिया गया है।
गौड़ पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। कब दिया गया है? 2022-23 में गौड़ पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है 2022-23 में। ये करंट अफेयर से अपडेट थी, तो यह भी आपको याद रखना है। आइए अब हम अगली जनजाति पर चलते हैं। हमारी अगली जनजाति है, विशिष्ट पिछड़ी जनजाति है ये, बैगा जनजाति। बैगा जनजाति को हम देखें उससे पहले हम कोल जनजाति को देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील को पढ़ा, फिर हमने देखा गौड़ जनजाति को जो कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति थी। अब हम तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल जनजाति की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें बनी रहेंगी। बैगा भारिया शहरीय जनजाति जो है वो आप जानते हो मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, तो उनको हम लगातार एक साथ तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे, तो आपके लिए चीज़ों को समझना आसान होगा। आपको चीज़ें किस प्रकार से आसानी से समझ पड़ती हैं इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। आप आज जो है ना कोल जनजाति को ठीक ढंग से समझेंगे। अभी कोल जनजाति को, इसके बाद फिर अगली जनजाति पर हम पहुंचेंगे। कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का ये 7.62% है। 7.62% है। कितना अंतर होगा जनजातियों में सोचो। एक जनजाति कुल जनजाति का 39% है, 39% है, और एक है 33%। और उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो कोल जनजाति है वो 7.62% है। फिर भी ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। रामायण काल की जो सबरी हैं उनको ऐसा माना जाता है कि वो कोल जनजाति से ही रही होंगी। ये जो भील जनजाति को आस्ट्रिक परिवार से संबंधित माना जाता है, परंतु मैक्स मूलर ने इसे कोल तथा कोलेरिन कहा है। जो कोल जनजाति है इसको भी आस्ट्रिक परिवार का हिस्सा ही माना जाता है, तो यहाँ पे कोल होना चाहिए था। कोल जनजाति को आस्ट्रिक परिवार का हिस्सा माना जाता है। यह मुंडारी तथा कोल वर्ग में आती है, संभवतः इसी कारण इनका नाम कोल पड़ा है। और ये कोयले के काम में लिप्त होने के कारण भी इनका नाम कोल पड़ा है। अधिकतर ये जनजाति जो है ना वो कोयले का काम करती है। कोल शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा के होर से हुई है, जिसका अर्थ है मानव होता है। कालांतर में कोरो, कोलो या कोल जो है ना ऐसा कहा जाता था, और सबरी जो है वो इन्हीं जनजाति से संबंधित थी। कोल जनजाति के सदस्य एक दूसरे को हर, होर, हो या कोरो के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है मानव। आइए इनकी उत्पत्ति से संबंधित लोक कथा के आधार पर चर्चा करते हैं। लोक कथा कुछ ऐसी है कि सम्राट अकबर एवं महाराणा प्रताप के युद्ध के समय कोल राजा मडिन्हा ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। पराजय पश्चात विंध्य क्षेत्र में छोटा राज्य स्थापित कर लिया इन्होंने। 9 जून 2023 को त्योंथर रीवा में कोलगढ़ी के पुनर्निर्माण की घोषणा की गई है। कहाँ पर? रीवा में, त्योथर में जो है ना उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में अस्थि पंजर के अवशेष रामायण अपना संबंध सबरी से बताते हैं। ये गार्गी संहिता के अनुसार महाभारत के समय कोल दैत्य का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में सिरपच्छ, कोलहट्टी, चांडाल, बुक्कल आदि संभवतः कोल जनजाति से संबंधित हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय कोल विद्रोह 1831 में बुद्धो भगत और मदारा महतो द्वारा किया गया था। यह भी आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता संग्राम से ये जुड़े हुए हैं। आइए इनकी जनसंख्या एवं भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इनकी कुल जनसंख्या 11,67,000, जनसंख्या 7.6% लगभग। जनजाति जनसंख्या का मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक संकेंद्रण मिलेगा इनका। तो ये कोल जनजाति का जो मूल निवास है वो रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। कोल जनजाति आपको उत्तर पूर्व क्षेत्र बिंद कैमूर श्रेणी में मिलेंगे। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर जो जिले हैं ना वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है बिंद कैमूर की पहाड़ियाँ, वहाँ पर कोल जनजाति देखने को मिलेगी। इनकी उपजातियों में रौतिया, रौतेले, भौतिया, कठौतिया, मवासी, इनके नाम जरूर याद रखने हैं आपको, क्योंकि पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोल जनजाति की उपजाति नहीं है, और आपको इन उपजातियों में से 3 नाम होंगे और एक नहीं होगा। तो जैसे रौतिया और रौतेले मुख्य रूप से प्रमुख उपजातियां हैं। इसके अलावा रेवरिया, ठकुरिया, बिंज,
रौतिया, दशोरा, मडनहा, कगबारिया, कठौतिया याद रखनी है आपको, है ना, मवासी और रेवारिया याद रखनी है। गोत्रों की बात करें तो गोत्रों की संख्या 7 मानी गई है। इनके 7 प्रकार के गोत्र माने गए हैं, परंतु सर्वेक्षण के आधार पर 30 उनमें उपभेद की गणना की गई है, जो कि आपको याद रख नहीं रखना है। एक गोत्र है कथरिया, कथरी बिछाने वालों को कथरिया कहा जाता है। एक होते हैं लोनिया, सीधी में निवास करने वाले, और रौतिया, जीतपुरी में रहने वालों को रौतिया कहा जाता है। इनकी सामाजिक संरचना की बात करें तो इनका संगठन एक संरचना बहुत ही सुव्यवस्थित है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया देखो, इनकी सामाजिक संरचना की बात करें हम तो सबसे पहले हम परिवार को देखते हैं। परिवार आपको पितृसत्तात्मक मिलेगा, कहीं कहीं आपको संयुक्त और एकल परिवार भी मिलेंगे। इनमें 2 प्रकार की पंचायतें देखने को मिलेंगी, एक तो कोल पंचायत और एक मिलेगी ग्रामीण पंचायत। जो कोल पंचायत होती है उसका नाम गोहिया होता है और उसका प्रमुख जो होता है वो मुकद्दम होता है। तो कोल पंचायत का प्रमुख मुकद्दम होता है, जबकि जो ग्रामीण पंचायत होती है उसका मुखिया होता है चौधरी। ग्रामीण पंचायत की बात करें तो इसमें चौधरी होता है जो गांव या टोले का प्रमुख होता है। इसका अन्य नाम होता है महतो या गोटिया भी इसको कहा जाता है। ये सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है इनके यहाँ का। बरुआ जो होता है ना, वो धार्मिक नेतृत्व करता होता है। देवी देवताओं के भाव आने वाला व्यक्ति बरुआ कहलाता है। भुइंहार, ओझा, पंडा, देवार, जड़ी बूटी, झाड़ फूक वाला कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है वो भुइंहार है। एक होता है न्यूतिहा, गांव में होने वाले खास अवसर, शादी, जन्म आदि के समय लोगों को जो निमंत्रण देता है ना, उसको न्यूतिहा कहा जाता है। गांव एवं आवास की बात करें तो इनके मकान अक्सर कच्चे मिलेंगे आपको, झोपड़ी, मड़िया टाइप, जैसे इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हो। गांव को कोलिन टोला कहा जाता है। गांव को क्या कहा जाता है? कोलिन टोला कहा जाता है। और अभी आपने देखा कि जो गौड़ जनजाति थी उनके मोहल्ले को टोला कहा जाता था, और कोल जनजाति के गांव को कोलिन टोला कहा जाता है। जिस क्षेत्र में कोल घनी आबादी में बसते हैं उन्हें कोल्हान कहते हैं। इनके खान पान की बात करें तो इनके खान पान में आपको याद रखना है कि आर्थिक रूप से संपन्न ना होने वाले व्यक्ति कोदई भाजी खाते हैं। क्या खाते हैं? कोदई भाजी। और उनका मुख्य पेय पदार्थ है मदायन। महुए से बनी शराब को मदायन कहा जाता है। उत्सव त्योहारों पर बनने वाला प्रमुख पकवान सुवारी पूरी होता है। कौन सा? सुवारी पूरी होता है। इनके जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार और विवाह संस्कार की बात करते हैं। कोल जनजाति प्रसव का अन्य नाम जनना कहा जाता है। जैसे जन्म होता है किसी का तो बोला जाता है कि जनना हुआ है, जन्म हुआ है। प्रमुख परंपराओं में खिड़ी, सोबरिया, घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है, थैली। बरहब, शिशु जन्म के 12वें दिन शुद्धिकरण पश्चात नामकरण बरहब कहलाता है। और मुंडन संस्कार शिशु जन्म के 3 वर्ष पश्चात अक्सर रामनवमी एवं बसंत पंचमी के दिन होता है मुंडन। मृत्यु संस्कार में ये दफनाते भी हैं, जलाते भी हैं, और जलदाग की भी प्रथा है। विवाहित बड़े बूढ़ों को जलाया जाता है और मृत्यु के 3रे दिन मृतक के हाड़ खार लाने की परंपरा है। खारी उठना। विवाह संस्कार की बात करें तो विवाह संस्कार में आपको याद रखना है मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह। मंगनी विवाह में क्या होता है? भील जनजाति के सामने, भील जनजाति नहीं, कोल जनजाति के सामने, कोल होना चाहिए, गलती से प्रिंट हो गया होगा। कोल जनजाति के सामने लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ रिश्ता लेके जाते हैं। बात पक्की हो जाने वाली पर लड़की वाले मेहमानों के पैर धुलाते हैं, जिसे गौंड धोबा कहा जाता है, गौड़ धोबा कहलाता है। राजी बाजी विवाह में क्या होता है कि लड़का लड़की अपने रिश्तेदारों के यहाँ भाग जाते हैं। 15 दिन तक ना मिलने पर इनकी शादी करा दी जाती है। ये भी सिस्टम ठीक है। इनके पर्व और उत्सव की बात करें तो खिचरहाई एक पर्व है जो मकर संक्रांति वाले दिन खिचरहाई खाने की परंपरा होती है। नवाखानी, नए अनाज के आगमन पर नवाखानी त्यौहार होता है। ये लगभग पूरे देश में होता है नवाखानी त्यौहार, हर एक जनजाति में शायद। हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले अन्य त्योहारों को भी ये मनाते हैं कोल जनजाति के लोग। इनके प्रमुख नृत्यों में आपको याद रखना है कोल दहका, केहरा, दोतलिया और नारदी नृत्य। कोल दहका जो है ना,
कोल दहका, कोलों का दहकना शाब्दिक अर्थ होता है इसका। कोल्हाई नाच होता है इसमें। इसको सगाई, विवाह, छठी आदि के उत्सव पे किया जाता है कोल दहका को। एक है कहरा नृत्य। कहरवा या कहरवा ताल के कारण इसका नाम पड़ा कहरवा कहरा। मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड में सर्वाधिक प्रचलित है कहरा। स्त्री पुरुष की शैली अलग अलग होती है कहरा नृत्य में। इनके प्रमुख देवी देवताओं की बात करें उससे पहले आप जान लो कि कोल नृत्य जो है ना, उसमें आपको कोल दहका, कहरा, दोतलिया और नारदी नृत्य के नाम याद रखने हैं। इनके देवी देवताओं में सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। ठाकुर देव ये ग्राम देवता हैं। अहीरा बाबा घर के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा में चबूतरा पर मिट्टी के 2 शिवलिंग की स्थापना की जाती है जिन्हें अहीरा बाबा या बाबाइन कहा जाता है। एक होते हैं सन्यासी देव, घासी या घमसान देव, बनसती देव और शारदा माता। परीक्षा उपयोगी कुछ कोल जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जादू टोना में योग्य शिष्य क्या कहलाता है, तो पाठ चेला कहलाता है। कोलों का आर्थिक जीवन किस पर निर्भर है, तो कोल जनजाति की जो आर्थिक व्यवस्था है कृषि एवं कोयले की खदानों पर, कृषि और कोयले की खदानों पर। कोल वन विभाग के लिए वन उपज का संग्रह करते हैं और कोल जनजाति का निवास स्थान कोलिन टोला कहलाता है, ये आप जान चुके हो। कोलों की बोली कौन सी है, तो बघेली है। कौन सी बोली बोलते हैं, ये बघेली बोली बोलते हैं। कोल जनजातियों में कहानियों को क्या कहा जाता है, तो कहीनी कहा जाता है। कोल जनजाति में कहावतों को क्या कहा जाता है, उक्खान कहा जाता है, कहनून कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल अभिकरण की स्थापना कब हुई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 6 जून 2011 को मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल अभिकरण की स्थापना हो गई थी। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल अभिकरण जो है वो 6 जून 2011 को बना था। हरितालिका तीज पर महिलाएं कौन से गीत गाती हैं, तो हिंदुली और कजली गीत गाती हैं। कोल जनजाति में गोदना गोदने वाली महिला को क्या कहते हैं, तो गोदनहार कहा जाता है, गोदनहार। और भील जनजाति में गोदनहारी। कोल जनजाति में विवाह का शुभारंभ कब होता है, मांगर माटी के दिन से विवाह का शुभारंभ होता है। सुबासा या सुबासिन कौन है, कुंवारी कन्याएं, विवाहित स्त्रियां जो मांगर माटी के लिए मिट्टी की टोकरियों में सिर पर रखकर लाती हैं, उन्हीं को कहा जाता है सुबासा या सुबासिन। कोल पंचायत के फैसलों को ना मानने पर क्या दंड दिया जाता है, मानने पर क्या दंड दिया जाता है, कोदई भाजी। कोदई भाजी क्या है, दंड स्वरूप गांव के पंचों को भोज देना कोदई भाजी दंड है। मगरोहन, खाम, सजन या गौरा खूंटा क्या है, विवाह के मंडप के नीच बनाए जाने वाला कलात्मक विवाह स्तंभ जो है उसको मगरोहन कहा जाता है। कोल जनजाति के प्रमुख गीत कौन कौन से हैं, तो सोहर गीत, कजनी गीत, टप्पा गान। दोतलिया नारदी नृत्य किससे संबंधित है, तो कोल जनजाति की स्त्रियों से। तो अभी हमने बताया ना आपको कौन कौन से नृत्य याद रखने हैं, कोल दहका, कहरा, दोतलिया और नारदी नृत्य। अभी जब हम कोल जनजाति का रिवीजन करेंगे आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। आपको याद रखना है कि सिर से कान तक पहना जाने वाला जो आभूषण है उसको ठाटी खोसबा कहा जाता है। और कोल जनजाति की पंचायत को गोहरी या मैयारी कहा जाता है। कोल जनजाति महाकुंभ कहाँ हुआ, तो 24 फरवरी 2023 को सतना में हुआ था कोल जनजाति महाकुंभ। पुलिया क्या है, नाक में पहना जाने वाला आभूषण। ढार क्या है, कान में पहना जाने वाला आभूषण। और सोहर गीत कब गाया जाता है, बच्चे के जन्म के समय पर सोहर गीत गाया जाता है। आइए एक बार कोल जनजाति का पूरा रिवीजन करते हैं, फिर हम अगली जनजाति पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो कोल जनजाति का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोल जनजाति के बारे में जब हमने जाना तो सबसे पहले हमने ये जाना कि कोल जनजाति जो है वो मुंडा समूह की एक जनजाति है, अत्यंत प्राचीन। कैसी, अत्यंत प्राचीन। एक मिनट है ना, हाँ अब हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कोल जनजाति का संबंध आस्ट्रिक परिवार से है, तो पहले तो आपको यही याद रखना है कोल जनजाति का संबंध किससे है, आस्ट्रिक परिवार से है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये मुंडा समूह की जनजाति है। किस समूह की, मुंडा समूह की जनजाति है। इन्होंने
रामायण काल की सबरी जो है वो कोल जनजाति से संबंधित थी। ये मध्य प्रदेश की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब्स है। कोल जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब्स है। जनजाति जनसंख्या का 7.6% है। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने देखा कि कोल जनजाति जो है ये कोयले के काम में लिप्त होते हैं, इसलिए इनका नाम कोल पड़ा। ये आपको मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी विंध्य कैमूर पहाड़ियों पर मिलेंगे और रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर जिले में ये देखने को मिलेंगे। इनकी उपजातियों में आपको याद रखना है रोतिया, रोतेले, रोतेले याद रखना है। आपको कठौतिया याद रखना है। आपको मवासी याद रखना है। आपको रेवरिया याद रखना है, रेवरिया। कोल जनजाति के उपजातियों में रोतिया, रोतेले, रेवरिया, कठौतिया, मवासी, भौतिया, ये इनकी उपजातियां हैं, ये याद रखने। इनके गोत्र 7 हैं। कितने हैं? 7 गोत्र हैं। बस इतना ही याद रखो, गोत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। इनकी जो सामाजिक संरचना है, हमने देखा कि परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं और इनमें 2 प्रकार की पंचायत होती है, कोल पंचायत और एक होती है ग्राम पंचायत। कोल पंचायत जो होती है उसको पंचायत को गोहिया कहा जाता है और उसका प्रमुख होता है मुकद्दम। इसके अलावा एक बरुआ होता है, भुईहार होता है, न्यूतिया होता है, पंडा, देवार भी होते हैं। इनके बारे में जाना था अभी हमने। विवाह पद्धति में हमने देखा कि मंगनी विवाह होता है। मंगनी विवाह, मंगनी विवाह में क्या होता है? लड़के वाले लड़की वाले के घर जाते हैं पहले विवाह की बात करने के लिए। एक होता है राजी बाजी विवाह, राजी बाजी विवाह, और एक होता है विधवा विवाह। तो कोल जनजाति में विधवा विवाह भी प्रचलित है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कोल नृत्य के बारे में। इनके नृत्यों में आपको याद रखना है कोल दहका, इनका प्रमुख नृत्य है कोल दहका। दूसरा याद रखना है केहरा। तीसरा याद रखना है दोतलिया। और चौथा याद रखना है आपको नारदी। यह भी एक नृत्य है कोल जनजाति से संबंधित। बाकी जब हम जनजातियों से संबंधित लोक कला एवं संस्कृति को पढ़ेंगे तब तो वहाँ पे इन सबको देखेंगे ही, अभी साथ में भी देखते जाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था संबंधी हमने जाना कि ये कोयले की खानों पर निर्भर हैं, कोयले का काम करते हैं ना, कोयले से संबंधित हैं और कृषि भी करते हैं, कृषि भी करते हैं। तो ये इनकी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है। कोल जनजाति के जो लोग हैं ना, कोल वन विभाग के लिए वनों की उपज का संग्रह करते हैं। कोल जनजाति का निवास स्थान को कोलिन टोला कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि कोल जनजाति का जो निवास स्थान है उसको कोलिन टोला कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। धार्मिक विश्वास और मान्यताओं की बात करें इनकी, तो ये देवी देवता, गुनिया, बरुआ, पंडा इन सब की शरण में है। ये इन सब चीज़ों को मानते हैं। ठाकुर देव, सूर्य देव, इंद्र देव, बड़ा देव, बड़का देव, अहीर बाबा, बनसती देवी और शारदा माई मैहर वाली। बघेलखंड के जो कोल हैं वो शारदा माता को मानते हैं। कोल समाज महासम्मेलन जो है ना, कोल समाज महासम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था 24 फरवरी 2023 को सतना में। कोल समाज महासम्मेलन का 24 फरवरी 2023 को सतना में हुआ था। और एक फैक्ट आपको ये याद रखना है विशेष रूप से कोल जनजाति के बारे में कि जो कोल अभिकरण है वो 2011 में बना है। कोल जनजाति अभिकरण 2011 में बना है। आइए अब हम मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं, जो है कोरकू जनजाति। ये मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और जो कोरकू हैं वो राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। हम क्रम में पढ़ रहे हैं। पहले सबसे बड़ी जनजाति पड़ी भील, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गौड़, तीसरी जनजाति कोल, जो सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, कोल जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद जो चौथे क्रम की है वो कोरकू है। इसके बाद हम सहरिया को पढ़ेंगे। तो हम क्रम से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको दिमाग में इस तरीके से फिट हो जाए कि फिर कभी आपको पढ़ना ही ना पड़े, है ना। तो हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं चीज़ों को। देखो, कोरकू जनजाति जो है ना वो ऑस्ट्रिक प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एवं ऑस्ट्रिक वंश से संबंधित है। मुंडत एवं कोलेरियन जनजाति की एक शाखा है कोरकू जनजाति। ये अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं तथा उत्पत्ति महादेव के द्वारा हुई है इनकी।
कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। कोरकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। कोरकू शब्द का जो अर्थ है वो मानवों का समूह होता है। कोर या कोरों का शाब्दिक अर्थ है आदमी। मानवों के समूह से संबंध है इनका। सतपुड़ा विंध्य पर्वत के जंगलों में जड़ें खोदने के कारण इनको कोरकू कहा गया। मध्य प्रदेश की जो जनजाति जनसंख्या है उसका लगभग 4.7% है। ये कितना है? 4.7% है जनजाति जनसंख्या का। इनकी उत्पत्ति जो है ये स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं। मुला तथा मुलई इनके पूर्वज माने जाते हैं। तो यह भी याद रखना है कि मुला और मुलई कौन है? इनके पूर्वज हैं। लोक कथा के अनुसार शिवजी ने काग को भेजकर सावलीगढ़ बैतूल से मिट्टी मंगाई तथा मुला मुलई स्त्री बनाई। कहानी कुछ ऐसी है, मैं आपको मुला और मुलई की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना? आप ध्यान से सुनिएगा। जो ये है ना मुला और मुलई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि पहले पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में पानी ही पानी था। एक पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी था। ब्रह्मांड में नहीं, पृथ्वी पर पानी ही पानी था। तो आप सोच रहे हो कि पूरे ब्रह्मांड में? नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, पूरी पृथ्वी जो है वो जलमग्न हुआ करती थी। भगवान शंकर ने सोचा कि मुला और मुलई को बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक काग का निर्माण किया, कौवे को बनाया। और जो कौवे है उससे कहा कि तुम जाओ और जाकर कहीं से मिट्टी लाओ ताकि मैं जो है मुला और मुलई का निर्माण कर सकूं। काग निकला और वो ऐसे घूमते 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 जब वो विंध्याचल पर्वत के यहाँ पहुंचा। विंध्याचल पर्वत ढका हुआ है पानी से, विंध्याचल पर्वत ढका हुआ है उस समय, लेकिन उसको दिखा उसका पर्वत का एक उभरा हुआ हिस्सा। जब वो हार थक गया काग यानी कौवा, तो उसने वहाँ पर जाकर विश्राम किया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद पता चला कि वो कोई पर्वत नहीं है, वो ये होते ना केकड़ा, केकड़ा पर बैठा हुआ है। तो उसने उड़ने की कोशिश की और वो डर गया। केकड़े ने कौवे से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो? तो कौवे ने बताया कि मुझे भगवान शंकर ने भेजा है और मुला और मुलई के निर्माण के लिए, मनुष्य के निर्माण के लिए ज़रूरत है मिट्टी की, और मिट्टी तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है। तो केकड़े ने कौवे को बताया कि जो मिट्टी है वो तो पाताल में है, यानी कि पानी के नीचे है। तो उन्होंने कहा कि फिर कैसे लाएंगे? तो उन्होंने कहा जो मिट्टी है वो तो केंचुआ खा रहा है और हमें केंचुए से अनुरोध करना पड़ेगा। तो वो केंचुआ जो है वो मिट्टी ऊपर तक ला सकता है, मैं तो नहीं ला सकता। तो काग ने जो है केकड़े से कहा कि ठीक है आप करिए बात। केकड़े ने जाके केंचुए को बताया कि भगवान शंकर को इस सृष्टि के निर्माण के लिए मुला और मुलई का निर्माण करना है और उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत है और तुम मिट्टी दे सकते हो उनको। केंचुए के द्वारा काग को मिट्टी प्रदान की गई। काग ने महादेव शंकर को मिट्टी प्रदान की और उन्होंने मुला और मुलई का निर्माण किया। इस प्रकार से जो कोरकू जनजाति के पूर्वज हैं मुला और मुलई, उनका इस प्रकार से निर्माण हुआ है, ऐसा माना। ये लोक कथा के अनुसार है ना, कितना सच है कितना झूठ है ये किसी को पता नहीं है, ये तो कोरकू जनजाति के लोग ही जानते होंगे। आइए इनका भौगोलिक विस्तार देखते हैं और जनसंख्या। इनकी जनसंख्या 7 लाख के आसपास है और 7,30,000 है और इनका जो जनसंख्या प्रतिशत है जनजाति जनसंख्या का 4.77% है। ये आपको जो है ना सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों में निवास करती है। कोरकू जनजाति सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों में निवास करती है, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, बुरहानपुर आदि जगह पर। इनकी उपजातियों में आपको याद रखना है कि जो उपजाति और गोत्र संबंधी एक पुस्तक है रसेल और हीरालाल की, ट्राइब्स एंड कोस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया। इनकी उपजातियों में आपको याद रखना है बोबई, बोबई, रूमा, रूमा महाराष्ट्र के कोरकू जो होते हैं ना उनको रूमा कहा जाता है। बाबरिया, बैतूल जिले के कोरकू, जो बाबरिया हैं ये बैतूल जिले के कोरकू हैं, इनको बाबरिया कहा जाता है। ये उपजातियां हैं कोरकू जनजाति की। पोड़तिया, पोड़तिया याद रखना है। नहाला, मबासी, दुलारिया, बंदोरिया, बंदोरिया पचमढ़ी क्षेत्र के जो कोरकू हैं उनको बंदोरिया कहा जाता है। दुलारिया, दुलारिया जो है वो खंडवा हरदा के जिले के कोरकू को। तो आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि जो बाबरिया है वो बैतूल के कोरकू हैं और जो बंदोरिया है वो पचमढ़ी के कोरकू हैं, बस।
बाकी सबके नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? बाबरिया, बंदोरिया, दुलारिया, रूमा, नहाला, मवासी, ये इनके नाम याद रखने हैं। कोरकुओं का वर्गीकरण एक और आधार पर किया गया है, उसमें राजकोरकू, पोथरिया और मोवासी आते हैं। राजकोरकू कौन है? तो ये धनाढ्य वर्ग है एक प्रकार से। राजकोरकू समाज में उच्च स्थिति है इनकी और ये भूमि के स्वामी होते हैं, धनाढ्य होते हैं। पोथरिया कोरकू जो हैं इस वर्ग में आते हैं, अन्य वर्ग में आते हैं। 36 प्रकार के गोत्र हैं पोथरिया के। ये मजदूर वर्ग है। क्या है? मजदूर वर्ग है। पोथरिया जो है ना वो कोरकू जनजाति का मजदूर वर्ग है। पोथरिया कोरकू जनजाति का मजदूर वर्ग है। और एक होता है मोवासी। आप यह भी याद रखें, मोवासी जो है वो अपराधी वर्ग को मोवासी में शामिल किया गया है। मोवासी। इनकी सामाजिक संरचना की बात करें तो सामाजिक संरचना में पहले कोरकू पंचायत और ग्राम पंचायत को देखेंगे, फिर गांव और आवास को, और फिर अन्य संरचना। इनकी सामाजिक संरचना देखें तो परिवार वैसे ही पितृसत्तात्मक होते, आपको पता ही है ना। ग्रामीण पंचायत, पटेल जो है ना वो माननीय एवं अनुभवी व्यक्ति होता है। ग्रामीण पंचायत में पटेल होता है वो माननीय और अनुभवी व्यक्ति होता है। भोम का होता है उसको पुरोहित कहा जाता है। और जो पडियार होता है ना वो कोरकुओं में पूज्य और अति विशिष्ट व्यक्ति होता है, पडियार। और एक पंचायत होती है कोरकू पंचायत, इसमें भी पटेल होता है। ये पंचायत का मुखिया होता है और कार्य विवादों का समाधान करता है, अंतिम निर्णय इसी का होता है। एक होता है महाजन, निर्णयों की व्याख्या करने वाला, तो मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाया। चौधरी, पंचायत की पूर्व सूचना देने का कार्य चौधरी किया करता है। और एक होता है घेट्या, किसी धार्मिक समारोह के समय प्रसाद बांटने का काम करता है घेट्या। जो कोरकू जनजाति की बोली है ना, बोली यहीं पर आप नोट करो, कोरकू जनजाति की बोली को हो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हो। और मुंडारी, मुंडारी हो और मुंडारी, और संथाली, संथाली। तो कोरकू जनजाति की बोलियों में हो, मुंडारी और संथाली याद रखनी है। हो, मुंडारी और संथाली। आवास, इनके आवास को ढाना कहा जाता है। जो गांव और बस्ती होती है, कोरकू जनजाति के आवास को, गांव बस्ती को ढाना कहा जाता है। और घर के प्रवेश द्वार एवं बाहरी दीवार पर बनाई जाने वाली जो आकृति है उसको गुदनी कहा जाता है। घर के दीवारों पर और बाहर बनाई जाती होगी। एक प्रथा और है इन्होंने कि कोरकू अपने पूर्वजों को पितृ में शामिल करने के लिए मनाते हैं, उसको सिडौली प्रथा कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है, ये पूछी जा सकती है आपसे। सिडौली प्रथा आपको याद रखनी है कि जो सिडौली प्रथा है ये कब होती है? तो कोरकू अपने पूर्वजों को पितरों में शामिल करने के लिए मनाते हैं सिडौली प्रथा को। ढाना इनका क्या है? आवास है। ढाना, गांव को ढाना कहा जाता है। और घर के बाहर जो आकृति बनती है दीवार पर उसको गुदनी कहा जाता है। इनके आपको याद रखना है कि वस्त्र, आभूषण, मछली के आकार की बिछिया पहनते हैं। ये हाथ की भुजाओं पर पहना जाने वाला आभूषण बावटिया है। इनके जन्म संस्कार की बात करें तो लड़की के तीसरे दिन लड़के का 5वें दिन नामकरण होता है। तो लड़की होगी अगर तो तीसरे दिन नामकरण होगा, और लड़का होगा तो 5वें दिन। नाल काटना, तीसरे या 5वें दिन किया जाने वाले संस्कार को नाल काटना भी कहलाता है। वो कहलाता होगा नराछेदन। ठीक है। मृत्यु संस्कार, तो मृत्यु के दूसरे दिन मृतक की समाधि पर एक मंड गाड़ा जाता है। मंडो या मांडा मृतक स्तंभ कहलाता है। यह सिडौली प्रथा कहलाती है। क्या कहलाती? सिडौली प्रथा कहलाती है। और अपने पूर्वजों को पितरों में शामिल करने की प्रथा को भी सिडौली कहते हैं। आइए इनके विवाहों को जानते हैं। बहुत सारे विवाह होते हैं इनमें। एक होता है चिथौड़ा विवाह प्रथा, राजी बाजी प्रथा, तलाक और विवाह, विधवा विवाह भी होता है, लमझाना विवाह होता है, घर दामाद विवाह होता है। ये सारे के सारे। चिथौड़ा विवाह प्रथा में क्या होता है? इस विवाह में कोई मध्यस्थ दो लोगों में बातचीत कराता है, जिसे चिथौड़ा विवाह कहते हैं। वर पक्ष जो है ना और वधु पक्ष जो है वो किसी तीसरे की सहायता से जो है क्या करते हैं? मध्यस्थता की वजह से दो लोगों में विवाह की बात होती है और उनका फिर विवाह करा दिया जाता है। राजी बाजी विवाह में क्या होता है? जो लड़का होता है ना वो लड़की को घर से लेके भाग जाता है और पकड़े जाने पर इनका विवाह कर दिया जाता है। जो कोरकू जनजाति है, कोरकू जनजाति
कोरकू जनजाति में जो राजीबाजी विवाह है, इसमें क्या होता है, लड़का लड़की को लेके भाग जाता है और जब पकड़े जाते हैं तो उनका फिर विवाह कर दिया जाता है। और समाजों की तरह नहीं कि उनको पता चला लड़के का मर्डर हो जाता है या लड़की पलट गई तो लड़का जेल में चला जाता, ऐसा नहीं होता है। कोरकू जनजाति में ये सही सिस्टम है कि पकड़े गए तो कम से कम विवाह तो करा देते। यहाँ जबलपुर के यहाँ बेचारा एक लड़के को तो मार दिया गया। अब भागे तो दोनों थे साथ में, तो गलती तो दोनों की थी। एक विवाह होता है तलाक और विधवा विवाह। ऐसा होता परिवार में कोई महिला है जो विधवा हो जाती तो उसको अपने देवर या किसी और के साथ विवाह कर दिया जाता, तो उसको विधवा विवाह कहा जाता है। तलाक में क्या होता है कि किसी लड़की का जब तलाक होता है किसी दूसरी जगह शादी कर देना, तलाक विवाह है। एक होता है लमसेना या घर दामाद विवाह। जब कोरकू जनजाति में लमसेना विवाह होता है ना, तो इसमें जो दामाद होता है वो ससुर के यहाँ रहकर ससुर की सेवा करता है, इसको कहते हैं लमसेना विवाह। वर द्वारा दिया जाने वाला दहेज, मतलब लड़का पक्ष जो होता है ना वो लड़की पक्ष को दहेज देते हैं, लड़की वाले दहेज नहीं देते। तो जब लड़के वाले लड़की वालों को लौट के दहेज देते हैं तो इसको बोला जाता है गौनम। तो गौनम एक दहेज प्रथा है, गौनम कहा जाता है दहेज को। विवाहित महिला द्वारा अधिक समृद्ध व्यक्ति से विवाह कर लेना पाटो कहलाता है। इसके अलावा अपहरण विवाह भी होता है, मतलब अपहरण विवाह, अपहरण कर लिया जाता लड़की का। कोरकू जनजाति के जो नृत्य हैं इसमें थापटी, चाचरी, गोगलिया नृत्य, डोडली नृत्य और ढाडल नृत्य, गादली नृत्य और चिल्लुड़ी नृत्य याद रखने हैं। इनके बस नाम याद रखने हैं, थापटी, चाचरी, गोगलिया, डोडरबली, ढाढल और गादली नृत्य, इनके नाम याद रखने हैं बस। पर्व और उत्सव की बात करें, पर्व उत्सव और त्यौहार की बात करें तो सिडोली पर्व, जो कोरकू जनजाति में सिडोली पर्व है, मृतकों को अपने जो पूर्वज होते हैं उनको पितरों में शामिल करने के लिए सिडोली पर्व मनाया जाता है। जिरोती पर्व, ये हरियाली अमावस्या को मनाया जाता है, इसमें डंडा नाच किया जाता है। जो जिरोती पर्व है ना, ये हरियाली अमावस्या को मनाया जाता है और इसमें डंडा नाच किया जाता है, तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कोरकू जनजाति संबंधित है डंडा नाच। एक पर्व है पोला पर्व, बैलों को पूजने की परंपरा है पोला पर्व में। देव दशहरा पर्व, तो देव दशहरा पर्व भी मनाते हैं, होली नृत्य भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ये बाकी सारे हिंदू त्योहारों जैसे मनाते हैं। प्रमुख देवी देवताओं में बस इनका नाम याद रखना है। रावण की पूजा करते हैं होली के अवसर पर, ये विशेष रूप से याद रखना है, रावण की पूजा करते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखें तो खेतों में काम करने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं, तो कोरकू भाग्या। कोरकू जनजाति में जंगल काट कर खेती करने वाली प्रथा को बदलवा प्रथा कहा जाता है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है, तो खंडवा में है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में ही, आपको विशेष रूप से याद रखना है कि कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र खंडवा में है। और आपको याद रखना है कि 1973 में जो ढेबर आयोग बना उसकी सिफारिश के आधार पर पीवीजीटी ग्रुप का जो वर्गीकरण किया गया था उसमें 3 जनजातियां शामिल हैं, लेकिन कोरकू जनजाति उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि आपको उनके साथ ऑप्शन कोरकू जनजाति का ही मिलेगा। और कोरकू जनजाति नाम से ऐसे लगती है जैसे ये विशेष पिछड़ी जनजाति है, लेकिन विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। जादू टोना करने वाली महिलाओं क्या कहलाती हैं, तो भगोरो डुकरी कहलाती हैं, भगोरो डुकरी। जादू टोना जड़ी बूटी का जानकार जो व्यक्ति होता है उसको पडियार कहा जाता है। ये कुत्ता की भी पूजा करते हैं। आस्टेक और मुंडा परिवार की भाषा है इनकी, जो कोरकू भाषा है ना, वो आस्टेक और मुंडा परिवार भाषा परिवार से संबंधित हैं। इनमें आपको याद रखना है कि ये माहौल या सीड जो है ना, वो महुए से बनी शराब है, माहौल या सीड। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको याद रखना है कि बंदोरिया जो है वो पचमढ़ी के और चमोली क्षेत्र के जो कोरकू हैं उनको बंदोरिया कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट डे। हमें क्लास का समय धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो आज हमारा डे 3 था, लेकिन डे 3 का जो टॉपिक है वो कंप्लीट ना करके हम डे 2 का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं।
डे 3 का टॉपिक जो है वो डे 4 में कंप्लीट होगा, इसलिए हमें समय बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आपको थोड़ी सी क्लास जो है वो लंबी क्लासें मिलेंगी, करीब करीब 3 घंटे की क्लास मिलेगी अगली क्लास, ताकि हम उसको कवर कर सकें, समय के अंदर कवर कर सकें। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, सबसे महत्वपूर्ण। और एग्ज़ाम की डेट आ ही गई है, तो अब आप निश्चिंत होकर तैयारी करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।